नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विद ही जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू सेक्शन 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जुडिशियल एग्जाम। नाउ दिस सेक्शन हैज बिकम 141 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। केवल नंबर का, सेक्शन की नंबर का चेंज हुआ है, धारा का नंबर चेंज हुआ है। 136 हैज नाउ बिकम 141 ऑफ द बीएसए, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। सो आपको वैसे ही पढ़ना है, केवल नंबर्स का एडजस्टमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 136 इट इज क्वाइट लेंथी नाउ, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, बोर मत होना जल्दी से। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। जज टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या कहते हैं साहब, ये समझ लीजिए। दिस इज सेक्शन 136, प्लीज सी दिस। व्हेन ईदर पार्टी से पढ़ लेते हैं, बेरेट को पहले यहां से रहा, देखिएगा। When either party means कोई सी भी पार्टी, when either party proposes to give evidence of any fact। हाँ साहब। So शाहीन मलिक the great advocate is before the court। शाहीन मलिक मैडम कोर्ट के सामने। यस मैडम, क्या कहना है जनाब? गवाही लगी हुई है, गवाह पर है, ठीक है। So now she is the party representing her party। तो when either party proposes to give evidence of any fact, क्या प्रूव करना है मैडम? कि जी अरशान की नूरजहां से निकाह हुआ था, ये फैक्ट प्रूव करना है आज। So now I am giving to produce the evidence of the fact of nikah of Arshan with Noorjahan। नूरजहां का छोड़ो, शबनम से बात करते हैं, तो शबनम के साथ निकाह करने का। तो now she is proposing to give evidence of the fact of marriage। Now the judge may ask what? The party proposing to give the evidence, in what manner the alleged fact if proved would be relevant। मैडम एविडेंस तो दे देना, गवाही दे देना, कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बताओ कि अगर ये फैक्ट प्रूव भी हो गया, अरशान की शबनम से शादी मान लो प्रूव हो गई, तो इस केस में ये प्रूव्ड फैक्ट कैसे रेलिवेंट होगा? अब शाहीन मलिक अड़ गई मैडम, नहीं सर एविडेंस देना है मुझे। मैडम एविडेंस देने को मना नहीं कर रहा हूं। एज ए जज एंड अंडर सेक्शन 136 आई हैव राइट टू आस्क इन व्हाट मैनर दिस फैक्ट इफ प्रूव्ड विल बी रेलिवेंट। समझे? अब ये रेलिवेंट कैसे होगा? तो अब शाहीन मलिक, अब ये देखे, अच्छा मैंने बताइए केस कौन सा है? सर केस तो जो है ना वो प्रॉपर्टी के कब्जे का है। अरशान की जो प्रॉपर्टी पड़ोसियों ने कब्जा कर रखी है। तो मैडम एक बात बताओ, दिस इज द केस रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी। हाउ दिस मैरिज इज इंपॉर्टेंट इन दिस। सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ वेस्ट evidence in this case। So this is the, तो मैंने फनी तरीके से समझाया। judge will see whether the proposed evidence is relevant to the matter or not। if a fact is proved but it is irrelevant to the issue, so this will be the wastage of the court, this will be the wastage of the parties as well, time of the court as well as time of the parties as well। so यहां पर एक स्क्रूटनी है, यहां पर एक जज को पावर दी गई है कि जज ये पूछ सकता है कि जनाब वकील साहिबा ये तो बता दो कि ये एविडेंस आपने दे दिया, हमने ऑन रिकॉर्ड ले लिया, आपकी बात साबित भी हो गई, उससे इस मुकदमे में फर्क क्या पड़ेगा? उससे संबंधित भी है या नहीं है, रेलिवेंट भी है या नहीं है, सुसंगत भी है या नहीं है? तो इट विल बी सीन बाय द जज। देन एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलिवेंट। अगर जज साहब को लगता है कि इट वुड बी रेलिवेंट, देन ही शैल एडमिट, ही इज ड्यूटी बाउंड टू टेक। इट मींस a judge is duty bound to take all relevant evidence, the evidence of all relevant facts। अगर वो relevant fact है, if the fact is relevant, तो you shall take evidence, it is the duty। सब देखो लाइन को पढ़ो, judge shall take evidence, judge shall admit the evidence, जज को वो evidence लेना चाहिए if it is relevant and not otherwise, और नहीं है तो evidence नहीं लेगा। अब बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक बात समझ में आई नहीं है? If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact। समझे? ये क्या बवाल आ गया? ये क्या? लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या। प्लीज सी द इलस्ट्रेशन ए टू दैट, सो दैट कि आप फिर समझ पाएंगे कि पैरा सेकंड है क्या। इट इज प्रपोज टू प्रूव ए स्टेटमेंट, सपोज डाइंग डिक्लेरेशन DD, अबाउट द रेलिवेंट फैक्ट बाय ए पर्सन एलिज्ड टू बी डेड, विच स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32, यानी कि DD की बात कर रहे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन बात कर रहे हैं। नाउ यू वांट टू प्रूव
नाउ यू वांट टू प्रूव ए स्टेटमेंट गिवन बाय होम, बाय ए पर्सन एलिज टू बी डेड, जो व्यक्ति मर चुका है। एक मृत व्यक्ति के स्टेटमेंट को आप प्रूव करना चाहते हैं कि जी मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि गांधी जी ने मरते वक्त कहा था राम राम राम। ये किसका स्टेटमेंट है? गांधी जी का है। गांधी इज द पर्सन हु इज डेड नाउ। सो यू वांट टू प्रूव स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डेड नाउ एंड दैट स्टेटमेंट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 32। ये बात है कि नाउ यू वांट टू प्रूव ए स्टेटमेंट which has been given by a person who is dead now, and now that statement is relevant under section 32. Now this statement is what? इसका मतलब क्या हो कि for that purpose the fact that person is dead, वो व्यक्ति मर चुका है, it must be proved by the person proposing। तो अगर गांधी जी का वो स्टेटमेंट आप प्रूव करना चाहते हो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दैट गांधी जी मर चुके हैं, गांधी जी की डेथ को प्रूव करो। टू प्रूव द स्टेटमेंट बिफोर एविडेंस इज गिवन बाय स्टेटमेंट। अगर गांधी जी के स्टेटमेंट को आप प्रूव करना चाहते हो तो पहले आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि गांधी जी मर चुके हैं। बात समझ आ रही है? तो यहां पर उन स्टेटमेंट्स की, उन एविडेंस की बात कर रहे हैं जहां पर एक एविडेंस दूसरे किसी फैक्ट पर डिपेंडेंट है। एक फैक्ट का एविडेंस यानी कि स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर फैक्ट, F1 F2। यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो। इसको ऐसे देखिए लैंग्वेज को, इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड, यानी कि वी आर सेइंग इट व्हाट? F2 डाइंग डिक्लेरेशन। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड, उसको हम लोग नाम दिया F2 और ये है डाइंग डिक्लेरेशन, इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट को हमने दिया F1 यानी कि डेथ। तो F2 is the evidence which is admissible only upon the proof of the F1 यानी कि death. Then such last mentioned fact यानी कि F1 यानी कि death, such last mentioned fact यानी कि death must be proved before evidence is given of the fact first mentioned यानी कि DD declaration। तो this is the para second। I believe कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। दिस इज पैरा 136। समझ में आया नहीं आया बताइए। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है? मस्ट बी प्रूव हो गया अनलेस, अगली बात करते हैं। अनलेस द पार्टी अंडरटेक्स टू गिव प्रूफ ऑफ सच फैक्ट एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद सच अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो पार्ट है ये क्या बला आ गई? सो डेथ मस्ट बी प्रूव्ड फर्स्ट एंड DD शुड बी प्रूव्ड लास्ट। ये हमने पढ़ा था अभी तक in an example, but unless the party undertakes to give proof of such fact, but if the party undertakes, है ना, and the court is satisfied with such understanding, then क्या हो सकता है? then if the relevancy, इसको समझाते हैं क्या है, देखिए यहीं तक है ना। हाँ अंडरस्टैंड क्या? सपोज कीजिए डेथ को प्रूव करना था। अब मैं हूं, अगर मैंने कहा कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है, तो गांधी जी मर चुके, यही बात है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है डेथ ऑफ गांधी जी प्रूव कर दीजिए आप। तो जनाब आज आप मेरा एविडेंस तो ले लो आप कि ना जी ना वकील साहब, पहले आप DD डेथ प्रूव करोगे, तब हम उनके स्टेटमेंट का वो एविडेंस लेंगे। तो मैंने सर आई एम गिविंग अंडरटेकिंग, मैं कह रहा हूं मैं इस डेट पर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं लेकर आ सका, अगली डेट पर उनका डेथ सर्टिफिकेट दे दूंगा, आप प्लीज मेरा एविडेंस ले लीजिए आप इस फैक्ट का, यानी कि उनके स्टेटमेंट को आज रिकॉर्ड पे ले लीजिए और मैं इसको उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो डेथ प्रूव करनी है, उसका एविडेंस मैं आपको नेक्स्ट डेट पे दे दूंगा। ठीक है? तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, if the court is satisfied with such understanding, unless the party undertakes to give proof of such facts and the court is satisfied, अगर मैंने अंडरटेकिंग नहीं दी और कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुई, है ना, अंडरटेकिंग दी कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हुई, या मैंने कोई अंडरटेकिंग दी ही नहीं, तब तो रहेगा सामान्य नियम, पहले द फैक्ट, वो फैक्ट जिसपे अगला फैक्ट डिपेंडेंट है, प्रपोज एविडेंस डिपेंडेंट है, उस क्रम में लेकर आएंगे। जैसे मैं समझाया कि पहले आपको डेथ ही प्रूव करनी पड़ेगी, फिर बाद में स्टेटमेंट प्रूव करोगे। अदरवाइज दैट कैन बी चेंज्ड विद द अंडरटेकिंग ऑफ द पार्टी proposing to give the evidence and the after the satisfaction of the court।
कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाए कि ठीक है वकील साहब कोई बात नहीं, अगली डेट पर आप डेथ सर्टिफिकेट ले आना, आज हम कार्रवाई बढ़ाते हैं आगे, आज रिकॉर्ड पे लेते हैं वॉट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस। तो दिस इज द पैरा सेकंड। तो ये बात समझ में आई नहीं, बताइए मुझे। नाउ आई इफ समझ में आया हो तो अगले पैराग्राफ पर मैं आता हूं फिर अब 130 थर्ड पैराग्राफ पर। इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact। ये वही बात है सब, दोबारा सेम वही है, लगभग वही समझाता हूं भाई। इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन फैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन दी अनदर फैक्ट, यानी कि टू फैक्ट्स हैं F1 एंड F2। 1 सेकेंड प्लीज, समझे? तो इसको देखिए पहले। इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन एलिज फैक्ट यानी कि F1 डिपेंड्स अपॉन अनदर एलिज फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, यानी कि F2 को आप पहले प्रूव करेंगे, फर्स्ट आप इसको प्रूव करो देन इसको प्रूव कर पाओगे आप। अगर ऐसी स्थिति है तो जज में इन हिज डिस्क्रेशन कह सकते हैं कि पहले आप इसे प्रूव करो, F2 को प्रूव करो, बाद में F1 को करोगे, या वो कह सकते हैं ठीक है छोड़ो आप F1 को प्रूव कर दो कोई बात नहीं, F2 को बाद में कर देना। इट इज ऑल द डिस्क्रेशन ऑफ द जज। अब इसी पे डिपेंडेंट है भाई इनके इलस्ट्रेशंस, आप इन इलस्ट्रेशन को आप खुद पढ़ेंगे आप, समझे? तो दिस इज ऑल अबाउट 136 हुआ ये। और इसी के साथ एक दो केस लॉ हो रहा है जो मैं भूल गया बताने के लिए, वो मैं लिखवाता हूं अभी। सो these are the case laws on section 133 and editing टिप भी ध्यान रखें, इसको कट करके सेक्शन 133 के साथ में लगाए। तो सेक्शन 133 पर दो केस लॉज हैं जो आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 केस लॉ है डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन। डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है ये, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हु इज अकम्प्लिस की डेफिनेशन पर, हु इज अकम्प्लिस के मीनिंग पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज अकम्प्लिस को कौन से उसमें डिफाइन किया गया। Who is accomplice? Davis direct DPP, House of Lords, and the same was approved by the Supreme Court in the case of R.K. Dalmia versus Delhi Administration। ये दो केस लॉ हैं, टॉपिक सेम है, Who is accomplice? Accomplice के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए सेक्शन 133 में दो केस लॉज हैं, डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है, और सेकंड केस है, इस डेफिनेशन को अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने R.K. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में। तो ये दो केसेस आपको 133 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो ये हुआ 133 का। 136 इज ओवर डाउन, फाइन। देखिए दो केस लॉज हैं सेक्शन 133 पर, ये 133 के साथ में ही पढ़े जाने चाहिए। एक केस लॉ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, और दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट का R.K. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। R.K. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट का केस है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। इसमें एक ही बात समझाई गई है, हु इज अकम्प्लिस। आपसे क्वेश्चन प्रिम से पूछा सकता है कि विच आउट ऑफ द केस लॉज फॉलोइंग केस लॉज हैज डिफाइंड द अकम्प्लिस। तो दीज आर द टू केस लॉज, ध्यान रखना इस बात को, 133 में है ये। सो आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे।
हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डालते सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।